कोविड के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा बैक हो गए। 12th क्लास के ऐसे बच्चे आपको दिखा दूंगा जिन्होंने 8 साल कंप्यूटर पढ़ा होगा बट वो ऑन नहीं कर सकते। यहाँ की ज़रूरतें काफ़ी अलग हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको पता ही नहीं है कि IAS जैसी कोई चीज़ होती भी है ना। ये मेरे लिए सोचना मुश्किल है बट AI के लिए आसान है। मोबाइल्स बच्चों के हाथ में आए और उन्होंने सबसे पहले गलत यूज़ करना चालू किया उसका। ना हमारी हिंदी सही है ना इंग्लिश सही है, इंग्लिश में हम बात कर रहे होते। इट इज़ ट्रेंड ओवर इंग्लिश। अगर कोई व्हाट्सएप चला लेता है तो वो मेधा को आराम से चला सकता है। ये AI क्या है, ये जनरेट करती है खुद से। इट्स अ जनरेटिव AI। तो मेधा कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक टाइम पे कि टीचर्स को ही रिप्लेस कर दे? ये पॉसिबल पूरी तरह से है। अगर आपको लगता है कि बच्चे से सीख जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे कभी भी। इंडिया में लगभग 20,000 स्कूल्स जो हैं वो बंद हुए थे। आप अगर कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आई थिंक स्टार्टअप्स ऐसे ही लोगों को करना चाहिए जिनको थोड़ा थ्रिल पसंद हो। अप्रोच एजुकेशन का कभी नहीं बदलता, चाहे वो कोई भी कर रहा। अभी जो हमको रिक्वायर है दैट इज गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड। अच्छा लगता है कि कॉपी हो जाए। हम करके देख लीजिए। हम तो चाहते हैं कि लोग कॉपी करें। वी आर इन अ एरा जहाँ हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही बिजनेस बनते जा रहे हैं और इस सब के बीच में अगर कोई एक ऐसा इंसान आता है जो इंसान एजुकेशन को एक बिजनेस मॉडल की तरह नहीं, एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक राइजिंग सन की तरह आपको दिखाए तो कैसा हो। आज आपको हम ऐसे ही एक इंसान से मिलाने वाले हैं। एक्चुअल में ये 2 को पार्टनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, को ग्रेड के फाउंडर्स जिन्होंने डेवलप किया है मेधा AI। एक ऐसा AI जो शायद हमारे रोज़मर्रा के काम से ज़्यादा उनके काम आएगा जो हमें उस रोज़मर्रा के काम के लायक बनाते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा ही जाता है, माता पिता गुरु देवता। माता पिता के बाद जो हमें सिखाता है वो गुरु होता है और उस गुरु को अगर मदद चाहिए हो आज के इस ज़माने में, आज के इस AI के दौर में, तो वो किससे मदद ले। ऐसा ही एक AI मॉडल तैयार खड़ा किया है को ग्रेड के फाउंडर्स सौरभ और हिमांशु ने। ये वो फाउंडर्स हैं जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को, हमारे टीचर्स के लिए एक वरदान की तरह एक AI को लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन्हीं हिमांशु से जो बताएंगे उनकी जर्नी भी और इस को ग्रेड के मॉडल को भी आप तक अच्छे से समझाएंगे और पहुंचाएंगे। तो हिमांशु, आपने कहाँ से कंपनी की शुरुआत की और कहाँ से मतलब ये सफ़र शुरू हुआ? क्यों कंपनी खोलने का एक बार विचार आया कि हाँ चलो एक कंपनी खोलेंगे जिससे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करेगी? मैम, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको तो आई वॉज इन कॉलेज, मैं फर्स्ट ईयर में था और एक कंपटीशन होता है हमारे कॉलेज में। उसमें पिच करना होता है आपको अपना आइडिया कि आप क्या करना चाहते हो। तो मेरा बैकग्राउंड जो है, या सौरभ का जो बैकग्राउंड है मेरे साथ, जो सौरभ को फाउंडर है इस कंपनी में, हम दोनों जवाहर नवोदय विद्यालय से आते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं जो रूरल एरियाज़ के हैं। तो हमको वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। तो हम उस डोमेन को बहुत अच्छे से समझते थे कि अंडर प्रिविलेज बच्चे या जो गांव से आते हैं बच्चे, वो कहाँ कहाँ दिक्कतें फेस करते हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसी को मतलब स्टार्ट करने के लिए हमने ये कंपनी स्टार्ट करी। इसका मेन मोटिव यही था कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को, टीचर्स को हेल्प आउट करना और उसी के अराउंड प्रोडक्ट सर्विसेज को बिल्ड करना। तो हम लोगों ने 2019 में कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर किया था। काम हम लोग 2017 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं इस पे। तो बहुत NEP के आने से बहुत पहले से हम लोग जो NEP बेस्ड एजुकेशन है इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत में बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्कूल्स को ज़्यादा हम समझते गए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते गए। तो हम लोग उसी हिसाब से पूरा मॉडिफाई करते करते हम लोग यहाँ तक लाए। टेक्नोलॉजी को लेकर के कलाम साहब हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। बहुत बचपन से ही उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। हम ज़्यादातर हमारे टीम मेंबर्स पे रहा है। इसीलिए हम लोग थोड़ी इनोवेटिव एजुकेशन, मज़ेदार बने, क्योंकि ऐसे बोरिंग एजुकेशन अच्छी नहीं लगती। और Tier 3 में अगर आप जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा रट्टा मारे। यहाँ तक कि अगर आप देखो ना, वहाँ के टॉपर्स जो निकल के आते हैं और जब वो कॉलेज पहुँचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड फील करते हैं खुद में। या तो
उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों ने खुद हमारे साथ हुई, तो हम लोगों ने उनको दूर करने के लिए कैसे अपने क्षेत्रों में काम किया जा सकता है, कैसे वहाँ को बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कोग्रेड। ओके, तो कोग्रेड स्टार्ट करने के लिए जैसे आपने बोला कि आप स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ आपको ऐसे बच्चे मिले हैं या फिर ऐसे बच्चे आपने देखे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा कि जो आप लोग को लगा कि हाँ ठीक है, हम लोग ऐसा हिट करता है ना किसी को, एक इंसिडेंट हिट करता है कि हाँ चलो ये हो गया, अब हमें लग रहा है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि आगे किसी और को वो फेस ना करना पड़े, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है? ऐसे इंसिडेंट में मैम कोविड के दौरान पे दरअसल जो बड़े स्कूल्स थे उन्होंने तो डिजिटल क्लासेस चला ली थी, बट जो आपके छोटे स्कूल्स थे शहर में भी इवन उनके लिए डिजिटल क्लासेस चलाना काफ़ी मुश्किल था। किसी को पता नहीं था, इंटरनेट की बैंडविड्थ कहने के लिए 4G अवेलेबल था, बट बहुत सारे मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने उस वक्त गाँव में काफ़ी सर्वे किया था, बहुत सारे बच्चों को हेल्प आउट किया था। उस वक्त बहुत सारे स्कूल्स ने हमको रीच किया था कि कम मतलब लो इंटरनेट पे आप कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था उस वक्त स्कूल्स के लिए, और लगभग उस वक्त 20,000 प्लस बच्चों को हम लोगों ने कैटर किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों की दिक्कतें समझी कि कोविड के दौरान पे लगभग आप मान के चलिए 1.5 से 2 साल बच्चे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैक हो गए। इवन आज भी हम लोगों के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आज भी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो 7th 8th में और सही से हिंदी नहीं पढ़ सकते। तो इंग्लिश उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसीलिए जब अभी हम शुरू में बात भी कर रहे थे कि इंग्लिश की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो गांव का गार्जियन है या जो लोअर मिडिल क्लास से आता है उसके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि वो एक नेसेसरी स्किल हो गई है आज। बट उनके लिए इंग्लिश, कंप्यूटर तो 12th क्लास के ऐसे बच्चे आपको दिखा दूंगा जिन्होंने 8 साल कंप्यूटर पढ़ा होगा बट वो ऑन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा है, लगभग 80% ऑफ स्कूल्स में एजुकेशनल पर्पस के लिए कंप्यूटर नहीं है। ओके, तो आपने कौन कौन से एरियाज है जो अभी तक कवर किए हैं, मतलब कोई अलग, और कितने स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं अभी? लगभग हम लोग 5 स्टेट्स में अभी तक काम कर चुके हैं। मेजरली हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया था, वेस्टर्न यूपी से काम हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड के साथ। देन हम लोगों ने दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के साथ भी काम किया है, राजस्थान में काम किया है, और कुछ काम हमने आपका बिहार में किया है। तो ये 5 राज्य हैं लगभग हम लोगों ने जिसमें काम किया है। मेजरली जो हमारे स्कूल्स हैं वो वेस्टर्न यूपी में है। ज़्यादातर काम हम लोगों ने यूथ एम्पावरमेंट का किया है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू या उनको नई टेक्नोलॉजी स्किल्स कैसे दी जा सकती हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर 20,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था इन्हीं सब चीज़ों पे, एरो मॉडलिंग, AI, रोबोटिक्स, एग्रीटेक, 3D प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बच्चों को सिखाई थी। आप 5 राज्यों में काम कर चुके हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कहाँ आपने, कौन सा स्टेट आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहा और कहाँ पर डिफ़िकल्टीज भी फेस की सबसे ज़्यादा? अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चैलेंजेस हैं, बट ज़्यादातर स्टेट्स हमारे लिए वेलकमिंग रहे। मतलब जो इनिशियल टॉप लेवल लोग हैं वो काफ़ी वेलकमिंग रहे सब जगह पे। कुछ जगह पे डेमोग्राफी वाइज, जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट मच गुड, आपको आने जाने में थोड़ा इशू हो सकता है। जो आपके स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो नीड सम सपोर्ट। सेम उत्तराखंड में हम आ जाते हैं तो कुछ स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको वही ट्रांसपोर्टेशन का कई बार चैलेंज आ जाता है। राजस्थान में भी आप गांव काफ़ी दूर दूर हैं तो वो एक हमारे लिए चैलेंज होता है। उत्तर प्रदेश में आप अलग अलग कम्युनिटीज़, थोड़ा कास्टिज़म कई बार आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा अलग अलग जगहों पे। तो ये माइनर चैलेंजेस रहते हैं हमारे लिए। स्टिल हम लोग क्योंकि JNV से आते हैं तो हमारे सपोर्ट नेटवर्क सब जगह है, तो हमको इतना चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता है। स्टिल एज अ सोसाइटी बात करी जाए तो देयर आर चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट दिस, और मतलब शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत ही होती है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो लेकिन स्टिल वी गेट सिमिलर अमाउंट ऑफ सपोर्ट जितना चैलेंजेस है हमारे सामने। उत्तराखंड में क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं अभी, और कितना सपोर्ट आपको एक्चुअली में गवर्नमेंट से मिल रहा है? क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आप उन बच्चों को नहीं कुछ सिखा सकते जिन बच्चों के पास
वैसे कुछ नहीं है, पहले से कोई प्रिविलेज नहीं है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, या कुछ के साथ माँ बाप भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कैसे आप डेवलप कर रहे हैं आगे? उत्तराखंड में जितना हम लोगों का अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ के लोग काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। जो आपके ऑफिशियल ऑफिसर्स भी हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। हम लोगों ने 100 के अराउंड BEOs को ट्रेन किया था यहाँ पे AI पे, मेधा AI को लेकर के। तो ज़्यादातर लोग काफ़ी प्रोएक्टिव थे। सबने हमको इनवाइट किया कि हम उनके पर्टिकुलर ब्लॉक में आकर के उनके स्कूल्स को बेहतर कर सकें। तो IIT दिल्ली ने ही हमको प्रपोज़ किया कि अभी यहाँ के लगभग 800 टीचर्स को IIT दिल्ली में ले जा कर के वहाँ के प्रोफेसर से AI, कोडिंग, इन सारी चीज़ों को पर ट्रेन करवाना उनको। तो ये प्रोग्राम अभी तो हालांकि एक पायलट स्केल पे है, लेकिन इसके सक्सेस के बाद दे आर प्लानिंग फॉर मोर थिंग्स कि कैसे डिजिटल लाइब्रेरी लाई जा सकती है। आज ही हम लोगों ने जो आपका GGIC राजपुर रोड है वहाँ पे सारे टीचर्स को NCF जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 फॉर स्कूल एजुकेशन आया है, उस पर ट्रेनिंग दी। दे वर वेरी वेलकमिंग। और तो ऐसी चीज़ें उत्तराखंड में, और जो बच्चों का माइंडसेट है दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, जो आपका जेंडर बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है और राज्यों के मुकाबले। दे सपोर्ट गर्ल चाइल्ड अलॉट। किसी राज्य के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और स्कूल एनवायरनमेंट इज़ मोर बिट ऑफ पॉजिटिव। बट वही है, क्योंकि हम पहाड़ पे हैं तो यहाँ का टेम्परामेंट या यहाँ की ज़रूरतें काफ़ी अलग हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत। उत्तराखंड एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक आप शहरी एरिया बोलते हैं जिसको, और एक पहाड़ी। तो पहाड़ एक्चुअल में, पहाड़ जो है वो मेन पीछे की तरफ को है, जहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं है। आप हरिद्वार और देहरादून तक पहुँच के लोग बोलते हैं कि हम पहाड़ जाके आ गए। तो आपने अभी तक पहाड़ के नाम पर कितना ऊपर तक अभी पहुँचे हैं? कहाँ कहाँ तक आप लोग इतना, मतलब इस करिकुलम को जो आप करना चाहते हैं कोग्रिड के थ्रू, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा पाए हैं? अभी तक हाइट वाइज देखें तो हम लोग चक्राता तक हम लोगों ने इसको कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट फेज़ में हमारे जो पहाड़ के अगर आप स्कूल्स देखेंगे तो पौड़ी इज़ वन ऑफ द लाइक डिस्ट्रिक्ट जिसको हम नेक्स्ट फेज़ में कवर करने वाले हैं। या आपका रुद्रप्रयाग हो गया, उस वाले एरिया में। हम अगर आपका कुमाऊं रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ ये हमारे नेक्स्ट फेज़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपने कोई डेटा, कुछ सर्वे किया है कि कितना, मतलब उस एरिया में रिक्वायरमेंट है, या कितने बच्चे हैं जिनको एक्शन में ज़रूरत है, और कितने स्कूल्स में हैं जो ये प्रिविलेजेस या कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है? हम लोग दरअसल अभी जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं दैट इज़ PM श्री बेस्ड स्कूल। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स को पहले ही सिलेक्ट कर रखा है, तो वो हमारे टॉप प्रायोरिटी के स्कूल्स में आते हैं। हम पहले उन PM श्री स्कूल्स के साथ काम करते हैं जो अभी लगभग 728 हैं आपके उत्तराखंड में, जो टोटल, या फिर अभी हो जाएंगे कुछ समय बाद। उसके बाद अगर आप वहाँ पे बच्चों की बात करें तो लगभग 70% ऑफ स्टूडेंट्स 12th के बाद एक बेसिक डिग्री करके ड्रॉप आउट ही कर लेते हैं। उन्हें ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट माना जा सकता है, और फिर वो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। अगर वहाँ पे टूरिज़्म है तो ज़्यादातर लोग टूरिज़्म सेगमेंट में चले जाते हैं। अदरवाइज़ कोई बहुत ऐसा नोबल प्रोफेशन या इसको परस्यू करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप अगर माइग्रेशन का रेट देखेंगे, माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन फॉर स्टडीज़ बोल लीजिए, ऐसे लोग जो पहाड़ से उतर करके शहरों तक आके अच्छी एजुकेशन जैसे BTech, MBBS ऐसे करने जाते हैं, उसका रेशियो भी बहुत कम है। 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो इसको परस्यू करते हैं। तो वहाँ पे नंबर 1 अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है। अगर आपने 12 फेल मूवी देखी होगी तो उसमें उसको पता ही नहीं है कि IAS जैसी कोई चीज़ होती भी है। जैसे हमारे जो यूपी में है, जब हम स्कूल से लाते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों को देखते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो गांव में। अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे मेरे को पुलिस की भर्ती निकालनी है या आर्मी की भर्ती निकालनी है। यहाँ पे भी लगभग होटल मैनेजमेंट या फिर ये आर्मी करना है। उनको ये नहीं पता कि NDA का भी कोई एग्ज़ाम होता है जिससे वो ऑफिसर लेवल पे आर्मी में जा सकते हैं। तो उनका गोल हो सकता है कि आर्मी में ही जाना है, लेकिन हमको फिर सबसे लोएस्ट रैंक क्यों चुननी है? What should be the best for me? कि मैं 18 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट क्यों नहीं बन सकता? या फिर अगर मैं इंजीनियरिंग या मेरा मशीन से जुड़ा हुआ है तो मैं मैकेनिक क्यों बनूं? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? या फिर मेरे को कंप्यूटर चलाना पसंद है तो मैं ऑपरेटर क्यों बनूं?
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता। तो ये बच्चों तक पहुंचाना एट अ लाइक राइट स्टेज यू कैन से, कि वो 6th-7th में है तो उन्हें थोड़ा अंदाज़ा हो, 11th-12th तक उन्हें पता हो कि मेरे को कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्या पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे मजबूत होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इंडिया में ऐसा आई डोंट थिंक कि ऐसे 99.99% गाँव ऐसे ही होंगे जहाँ पे अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं सही से। तो वी नीड लाइक अवेयरनेस एवरीवेयर। जी, आपने अवेयरनेस की बात की है, आपने सारी प्रॉब्लम्स की अभी तक बात की कि ये प्रॉब्लम्स है पर्टिकुलर जो स्टेट है उनमें या उत्तराखंड में, लेकिन इनको आपकी कंपनी किस माध्यम से ठीक करना चाहती है, कौन सा मीडियम है, किस तरीके से आप उसको ठीक करेंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले एआई का जिक्र भी किया था, तो एआई आपका मेधा एआई है, ये किस तरीके से काम करता है और ये जो आपका गोल है उसे कैसे फुलफिल कर रहा है? ओके, मेधा को बताने से पहले मैं एक जनरल टीचर की लाइफ हम डिस्कस करते हैं। कोई एक एवरेज टीचर, तो उसके मेन काम क्या क्या होते हैं? उसे एक तो क्लास में जाके पढ़ाना है, प्लस उसे अपना लेसन प्लान बनाना है, उसे करिकुलम डिज़ाइन करना है, असेसमेंट बनाना है, असाइनमेंट बनाने हैं, एक्टिविटीज़ बनानी है। अगर वो गवर्नमेंट टीचर है तो उसे जो सर्कुलर्स आते रहते हैं वो सारे इम्प्लीमेंट करवाने हैं, एडमिन का टास्क देखना है, ठीक है। तो टीचर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्रिएटिविटी वहाँ पे बहुत घटती भी चली जा रही है, क्योंकि उसको अपना पर्सनल टाइम भी, फैमिली टाइम, ये सारी चीज़ें निकालनी है। मेधा क्या करती है, जितने भी आपके ऐसे रूटीन बेस्ड टास्क हैं, जैसे आपको लेसन प्लान बनाना है या फिर आपको असाइनमेंट असेसमेंट बनाना है, NEP बेस्ड, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि सपोज़ मैं एक बच्चे को प्रोबेबिलिटी पढ़ाना चाहता हूँ और साथ में मेरे को टीम वर्क कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप करनी है। तो मैथ्स टीचर प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन साथ में टीम वर्किंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करेगा? तो मेधा यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। मेधा एक टीचर असिस्टिव AI है, और इसमें क्या है, ये आपका ज्योग्राफी बेस्ड, कल्चर बेस्ड पूरी तरह से ट्रेंड है। तो सपोज़ अगर कोई उत्तराखंड का टीचर उसको यूज़ कर रहा है तो लगातार अपडेट होती रहती है कि यहाँ के लोकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है। जैसे कुमाऊं रीजन के मुहावरे अलग हो सकते हैं और गढ़वाली रीजन के मुहावरे अलग हो सकते हैं, कल्चर अलग अलग है, एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। तो इतने जो आपका NCF है वो इंडिया रूटेडनेस की बात करता है, लोकल कल्चर की बात करता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि अगर आप नेशनल लेवल पे कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो वो फॉर ऑल हो जाती है और वो इतना जेनरिक रहती है, मतलब उसको आपको ट्विक करना पड़ेगा। बट विद द हेल्प ऑफ AI आप एक बहुत प्यारा लेसन प्लान बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसी क्लास को पढ़ाता हूँ जहाँ पे बच्चे संगीत, यहाँ पे संगीत बहुत पॉपुलर है, तो मैं उनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक, है ना। ये मेरे लिए सोचना मुश्किल है बट AI के लिए आसान है, क्योंकि उसमें अलग अलग लोगों के इंटेलिजेंस हैं, वहाँ पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है। अब ये लेसन प्लान बनाने में टीचर का टाइम ज़्यादा, 1.5 घंटा, AI का टाइम जाएगा। शुरुआत में टीचर को 10 मिनट देना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया में क्या है। एक बार वो सेट हो गया उसके बाद वो लगातार अपडेट रहेगा। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वर्क। कोई असाइनमेंट बनाना है, कोई असेसमेंट बनाना है, जैसे आप एग्जाम पेपर सेट करना है, लगभग अगर आपने पढ़ाई करी है लगभग वही पैटर्न चलता आ रहा होगा 20 साल से, ठीक है। तो अगर आप वो पैटर्न चाहते हो तो इस AI में वो पैटर्न भी है, और अगर आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो तो उसमें वो भी है कि मैं ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो वो आपको जिस पेपर को डिज़ाइन करने में 1.5 घंटा लग रहा था, अब आप उसको 1 मिनट 2 मिनट में डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ आप अभी टीचर्स लगातार गूगल पे स्क्रॉल करते हैं, उन्हें कुछ करना है, यहाँ पे आप एक्टिविटी बड़े आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। आप इसे बता सकते हो कि मेरे पास एक ग्लास है, एक बुक है और एक पेन है, अब इसकी मदद से आई वांट टू डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू टीच अबाउट समथिंग, या जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कैसे करेंगे। तो ये इसमें न्यूनेस है। और जिस लेवल पे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आ गई है या अब आगे बनी रहेगी, उसके लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब बच्चे इसको सही से यूज़ करना चालू करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ एक दिक्कत ये भी रही, जैसे मोबाइल्स बच्चों के हाथ में आए और उन्होंने सबसे पहले गलत यूज़ करना चालू किया उसका, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से मिले, उनके पास एनवायरनमेंट में थे नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती लिया है उसको।
तो यहीं पे अगर स्कूल में कोई चीज़ मेरे लिए कॉमन हो जाए अगर, तो दैट इज़ वेरी इजी। जैसे हम उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यहाँ पे बॉयज़ स्कूल्स गर्ल्स स्कूल है, तो अगर जब मैं 12th में था कोई लड़की मेरे बगल में आके बैठ जाए तो आई विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, या वो अगर उत्तर प्रदेश है तो वो भी अनकंफर्टेबल होगी। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनके लिए नॉर्मल है, उनका इंटरेक्शन नॉर्मल है। सो सेम गोज़ विद द टेक्नोलॉजी, सेम गोज़ विद एनीथिंग। तो मेधा एआई टीचर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और ये अभी उसका बिल्कुल अल्फा वर्जन है। जो मैंने आपको फीचर्स बताया वो केवल 5% है। 95% एआई पूरी तरह से एनसीएफ और एनईपी को फॉलो करते हुए, टीचर्स की नीड को फॉलो करते हुए, जैसे जैसे टीचर कोई नया चीज़ उसमें डालते जाएंगे वो और ज़्यादा ट्रेंड में होती चली जाएगी। हाँ, लगातार अपग्रेड करती रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो गाँव के क्षेत्र के लिए और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में है कि ये बिना इंटरनेट के चलती है। तो जब आप स्कूल में हैं या कोई भी एक सही डिवाइस है आपके पास, उसमें वी विल इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग, और आप सब कुछ करवा सकते हो। तो उन क्षेत्रों के लिए तो ये एकदम वरदान है, जहाँ पे टीचर्स कम हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लैपटॉप, टीवी या कुछ भी, आप मोबाइल तक पे, सपोज के लाइट नहीं तो आप मोबाइल पे आपने सेट कर दिया, दे कैन इंटरेक्ट, और वो अपनी भाषा में इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो जैसे मैं व्हाट्सएप पे पूछता हूँ और बताइए क्या कर रहे हो, या ना हमारी हिंदी सही है ना इंग्लिश सही है, इंग्लिश में हम बात कर रहे होते, इट इज़ ट्रेंड ओवर इंग्लिश, तो बच्चे उसमें बात कर सकते हैं। आपने मेधा की क्वालिटीज़ बताई, लेकिन ये कितना इजी टू यूज़ है, कितना एक्सेसिबल है टीचर्स के लिए? मतलब कि अगर कोई गांव का टीचर है, मतलब वो बहुत से गांव में रहा है, बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं कि पोस्टिंग भी होती है, वहीं के होते भी हैं, तो उनके लिए क्या इतना आसान होगा उसको एक्सेस कर पाना? हाँ, जैसे आप अगर कोई व्हाट्सएप चला लेता है तो वो मेधा को आराम से चला सकता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपने अपना खोला, इस पे ऐप मेधा पे बटन क्लिक किया, आपने पूछा कि हे मेधा आई वांट टू, या हिंदी में बोल लेते हैं कि मेधा मैं बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ और मुझे एक एक्टिविटी डिज़ाइन करके दे दो। इट्स दैट सिंपल। ओके। लेकिन अगर यही चीज़ हम गूगल पे बोलें या एलेक्सा को बोलते हैं लोग, गूगल पे आराम से वॉइस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये डिफ़र कैसे कर रहा है? डिफ़र ऐसे करता है, देखिए गूगल पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो ह्यूमन ने बनाई। मैंने कुछ बना के डाला तो डेट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल। मैं फोटोसिंथेसिस के नाम पर अगर एक आपदा प्रबंधन का भी वो वहाँ पे अपलोड कर दूँ फोटोसिंथेसिस का टैग करके, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि क्या सही है क्या गलत है। बट ये एआई क्या है, ये जनरेट करती है खुद से, इट्स अ जनरेटिव एआई। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं, जैसे मैंने कोई बुक दी इसको और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं भी थी फोटोसिंथेसिस की ना, तो भी ये जनरेट करके दे देगी आपको, क्योंकि ये इसका खुद का ब्रेन है यहाँ पे, है ना। और हम बात कर रहे हैं एनईपी एनसीएफ की, अभी तक इसका कोई कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं अभी लोगों को ही बोलूं कि आप मैथ्स के मॉडल ढूंढ के लाइए जो 11th और 12th की मैथ्स को एक्सप्लेन कर सकें, वर्किंग मॉडल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना वही ये, बट दिस कैन हेल्प यू आउट। तो मेधा कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक टाइम पे कि टीचर्स को ही रिप्लेस कर दे, कि बच्चों की ज़रूरत क्या है टीचर की, जब आप एक गांव में एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, वही टीचर उसको पढ़ा रहा है, और कल ऐसा हो जाए कि टीचर ना भी हो, अच्छा अगर कंप्यूटर से ही पूछ ले, वो एक्टिविटीज़ कर ले, तो क्या ये सही रहेगा या ये पॉसिबल है? नहीं, देखिए पॉसिबिलिटी को तो मैं मना नहीं करूँगा, ये पॉसिबल पूरी तरह से है, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे से सीख जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे कभी भी। क्लासरूम नॉलेज डिलीवरी का जगह नहीं होती कि बस मेरे को जो नॉलेज है मैं आपको डिलीवर कर दूँ, उससे काम नहीं चलता। अगर ऐसे काम चलता होता तो जितने भी डिजिटल स्किलिंग या डिजिटल वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग यूट्यूब से आराम से पढ़ के सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे मेजर काम क्या है, एक क्लासरूम एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज इम्पार्टमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेधा इज़ कम्प्लीटली डिज़ाइंड टू असिस्ट अ टीचर, नॉट टू बी अ टीचर। तो मेधा कभी टीचर, और हम इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं कि आप इसको टीचर की जगह पे यूज़ करिए, क्योंकि उससे कोई आउटकम नहीं आएगा। उससे उल्टा ऐसा हो सकता है कि बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट है उस पर हैम्परिंग हो जाए। अगर आप अभी का ये एग्जांपल ले लो, अभी हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, वी आर कम्प्लीटली रील सेंट्रिक जनरेशन,
ठीक है, तो अभी हमारा जो ब्रेन है लगातार स्क्वीज भी कर रहे हैं ना, उनके डोपामीन इतना ज़्यादा लेवल पे आ गया है कि हमको चाहिए ही चाहिए होता है। तो वो है, मतलब हर चीज़ के एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। मेधा को हम लोगों ने शुरुआत से एज अ कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही डेवलप किया है कि इट्स असिस्टेंस फॉर अ टीचर, या कोई भी ऐसा इंसान जो टीच, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को नहीं उतना एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट में, बट मेधा कैन हेल्प मी आउट। मेजरली टॉप प्रायोरिटी पे तो टीचर्स हैं, उसके बाद बच्चे जिनके पास ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है, दे कैन आस्क फॉर हेल्प कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कैसे किया जाए। तो दैट्स द थिंग कि इसको रिप्लेसमेंट हम कभी नहीं सोच सकते टीचर्स का, क्योंकि स्कूल एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अभी तक कितने स्कूल्स हैं जिनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उत्तराखंड में या फिर अदर स्टेट्स में? ओवरऑल कितने हैं और उत्तराखंड में स्पेशली कितने हैं? अभी तक हम लोग लगभग 400 प्लस स्कूल्स के साथ काम कर चुके हैं लास्ट 4 years। उत्तराखंड में वी हैव पार्टनर्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स। हम लोगों ने जो परमिशन लिए वो सारे स्कूल्स के लिए ली है। शुरुआत में हमारा टारगेट है 1000 स्कूल्स का इन कपल ऑफ ईयर्स, लाइक नेक्स्ट 2 years 1000 स्कूल्स को रीच आउट करना, उनको एम्पावर करना यहाँ पे। बाकी और राज्यों में देखा जाए तो हम लोग लगभग 10,000 स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 5 years। आपने बोला कि आप गवर्नमेंट स्कूल को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप खुद के स्कूल्स भी आप लोगों ने ओपन किए हुए हैं, तो उसमें स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ रहती है और कितना पेरेंट्स के हिसाब साथ में उनसे एक्सेप्टेंस है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल देखते हैं कि आपका एनसीईआरटी या फिर आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों बोर्ड ही तो बहुत ज़्यादा, और आईसीएसई प्रेफर ज़्यादा करते हैं, उनको लगता है शायद इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती है, कोर्स करिकुलम ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे टाइम पर जब वहीं आपस में ही पहले से इतना कंपटीशन है, तो आप अपने स्कूल्स कैसे रन कर रहे हैं? देखिए मैम, अभी इंडिया में लगभग 20,000 स्कूल्स जो हैं वो बंद हुए थे इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आई थी जब हम लोग कोविड के दौरान काम कर रहे थे गांव क्षेत्रों में डिजिटल एजुकेशन पहुंचाने के लिए, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने हमको बोला कि आप हमारे स्कूल्स को बेहतर कर सकते हैं क्या। तो ऐसे कई सारे स्कूल्स मिले हमको जो बंद हो गए थे अलग अलग रीजंस की वजह से। तो अभी करंटली हम लोग ऐसे 16 स्कूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं टोटली। वो बिल्कुल बंद थे ड्यू टू वेरियस रीजंस। हम लोगों ने उनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिशनल एजुकेशन जो आपकी चलती आ रही है वो, प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की, वो बच्चे एरो मॉडलिंग के बारे में भी सीखें, वो एआई के बारे में भी जानें, कंप्यूटर क्लासेस भी हों उनकी, ड्रामेटिक्स भी सीखें, आर्ट्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें सीखें। साथ ही साथ वो लोग इंटरेक्ट करते हैं आईएएस, आईपीएस, इसको हम प्रेरणा सेशंस का नाम देते हैं। और हम लोग इसके साथ साथ एक यूएस बडी प्रोग्राम और चलाते हैं जिसमें हम लोग अमेरिकन या जो आपके फॉरेन ऐसे एनआरआई बच्चे हैं जो हैं इंडियन बट फॉरेन में रहते हैं, और उनके दोस्त जो वहीं लोकल के हैं, वो बच्चे यहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। सो लाइक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि गाँव के बच्चों को पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग अभी हमारी बातचीत चल रही है तो अभी सेशन चल रहे हैं एआई को लेकर के, तो वहाँ के 9th क्लास के बच्चे दे आर वेरी फेमिलियर विद एलएलएम। अभी यहाँ के बच्चों को चैट जीपीटी सही से नहीं पता है, या इंजीनियरिंग कॉलेज के वालों की भी बात कर लें तो उनको सही से नहीं पता, बट उनको एलएलएम का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे डिज़ाइन होता है, क्या होता है, तो उस लेवल की नॉलेज ट्रांसफ़र करना, प्लस कल्चर आपका ट्रांसफ़र करना कि इंडियन कल्चर में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ के बच्चों को बताना, वो उनके कल्चर में क्या क्या आता है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। सो मोर ऑफ अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए हम लोगों ने एक को-ग्रेड स्कूल्स की शुरुआत करी थी। हमारा मतलब हम वैसे स्कूल्स को लेते हैं जो गांव क्षेत्रों में हैं, काफ़ी अंदरूनी क्षेत्रों में, और जितनी भी ये सारी एजुकेशन की बात करी हम लोग सब 400-500 रुपये फ़ीस लेते हैं पर मंथ उनसे। एडिशनल कोई हम सपोर्ट नहीं आता, हम बूटस्ट्रैप करते हैं कम्प्लीटली। दे आर वेरियस गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जिसको करके वी गेट सम मनी, और इन स्कूल्स को बेहतर हम लगातार कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए जो भी चीज़ हम डेवलप करते हैं, चाहे हमने वर्कशॉप डेवलप करी हो, चाहे हमने मेधा डेवलप करी हो, चाहे हमने कोई करिकुलम डेवलप किया हो, वो सब हमने अपने स्कूल्स में के लिए डेवलप किया था। तो इसीलिए वो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा हिट होता है।
जब भी हम किसी के सामने कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो उनको, क्योंकि हम सेम पेज से आ रहे हैं, किसी प्रिंसिपल को अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ये करो, क्योंकि हमने खुद किया है, हमारे टीचर्स ने किया है, तो इस तरह से ये कोग्रेड स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उत्तराखंड में ऐसे किसी को स्कूल्स दिखाई देते हो, इवन कोई अपने स्कूल को बेहतर करना चाहता है, दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस और वी वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट इन एनी सेंस। तो आप और सौरभ किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आप दोनों ही को फाउंडर्स हैं, आप दोनों ने कंपनी फॉर्म की है, तो कितने चैलेंजेस भी रहे कि एक कंपनी, अगर कोई नया इनोवेटर है, उसको कुछ नई कंपनी या कोई नई आइडिया को आगे बढ़ाना है, तो वो कैसे आप लोग से सीख सकता है और किस तरीके के चैलेंजेस आपके रहे? मैम देखिए, मेजर चैलेंज जो आता है, और हम दोनों बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो स्टार्टअप जैसी चीज़ तो उन्होंने सुनी नहीं थी, और दोनों की एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही है। हम लोग बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छे कॉलेजेस से थे, तो जनरल पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि अच्छी सैलरी वाला पैकेज और ये सब करेंगे। और तो शुरुआत में क्या, आज तक भी उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग हाईलाइट होते रहते हैं अलग अलग जगह पे अब, तो दे आर लाइक कंफर्टेबल कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। बट फैमिली को समझा पाना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। बट हम दोनों के साथ थोड़ा पॉजिटिव था कि उन लोगों ने हमको करने दिया, बहुत ज़्यादा रोका टोका नहीं इस चीज़ के लिए, हम लोग कर रहे थे। इनिशियल हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, आई वॉज 19-20 और एक 19-20 मतलब 19-20 साल का लड़का कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो उस पर ट्रस्ट फैक्टर भी एक बहुत बड़ा आता है कि ये तो कल को बंद करके चला जाएगा। तो जिन लोगों ने बहुत शुरुआत में हमको सपोर्ट किया, लोकली बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जिन्होंने ट्रस्ट किया, या जिन्होंने अपने स्कूल्स हमको दिए, जब हम 22-23 साल के थे तब पूरे स्कूल उन्होंने हमारे भरोसे दिए। तो ये चीज़ थी, आप अगर कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपका विजन थोड़ा भी अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। आप किसी आइडिया पे स्टिक नहीं रह सकते। हमने स्टार्ट कभी ये नहीं किया था जो हम आज कर रहे हैं, और हम 1 साल बाद ये नहीं कर रहे होंगे जो हम आज कर रहे हैं, ये हमको पता है। ये लगातार चेंज होता रहता है, बहुत डायनेमिक होता है, बट हमारा अप्रोच वही है कि इट शुड बी इनोवेटिव, इट शुड बी अफोर्डेबल। ये 2 चीज़ें अगर होती हैं तो हम वो काम करते हैं। जो आज के फाउंडर्स हैं, जो भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको मेरा सिंपल सजेशन यही रहता है कि बहुत चैलेंजिंग है। ज़्यादातर टाइम आपका डाउन फेज ही रहता है, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, फिर एकदम से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो रहता है। तो अगर मतलब आपके अंदर इतनी ग्रिट है, अगर आप लगातार एफर्ट डाल सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, तो करिए। अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टार्टअप करना ही करना है। बहुत सारे लोग जॉब के लिए बने होते हैं, तो उनको जॉब करनी चाहिए। मतलब किसी कोई, अपने एक एज फैक्टर की बात की, लेकिन आपकी एज आज भी उतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग, जैसे आपने एज फैक्टर बोला कि 19 साल के 20 साल के लड़का या लड़की पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, वैसे ही मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को एज की वजह से, तो आज भी क्या आपको एज की वजह से प्रॉब्लम होती है कि हाँ अभी भी उतनी एज नहीं है कि हाँ आप स्टेबल बोलो किसी को, या कुछ लोग सोचते हैं कि आपका पीछे बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तभी आपको सपोर्ट करेंगे, कल आप लेके तो नहीं भाग जाओगे? तो ये प्रॉब्लम्स आज भी होती हैं? माइनर हो गई हैं, मतलब बहुत कम होती हैं, लेकिन मतलब कोई भी हमसे 1 या 2 मिनट कन्वर्सेशन के बाद दे नो द बैकग्राउंड, क्योंकि जब आपकी क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन से पता चल जाता है कि आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हो। प्लस हम लोगों ने जिन लोगों के साथ काम किया, जैसे IITs हो गए, या अडोबी ने और नेस्कॉम ने फंड किया था उस दौरान एक प्रोग्राम के तहत, तो दे आर गुड नेम्स टू लाइक, वैलिडिटी अभी है अपने पास, अभी हम इसी चैनल पे हैं, तो ये एक वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। तो सेम वी हैव लाइक बीन ऑन गुड प्लेटफॉर्म्स, तो अब वैलिडिटी आ गई है। लेकिन कोई भी जो स्टार्ट करेगा एट एनी स्टेज, मतलब अगर कोई 30 साल का भी स्टार्ट करेगा, उसे भी शुरुआत में थोड़ा ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन आप कन्वर्सेशन करते जाओगे, आपको क्वेश्चंस पता चलते चले जाएंगे, तो आपका पिच, डिलीवरी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं उसके साथ। तो आप बिजनेस बैकग्राउंड से दोनों ही नहीं हैं? नहीं।
तो जब दोनों ही नहीं हैं तो एक बिजनेस को रन कर पाना, एक कंपनी को, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ मैनेजमेंट है, फाइनेंस से लेके सब कुछ, बिजनेस मैनेजमेंट, कितना मुश्किल कितना आसान रहा, क्योंकि आप दोनों ही मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप दोनों बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। तो कैसा रहा और ये कितना मेंटेन करने में प्रॉब्लम रही और क्या क्या चैलेंजेस, क्या परेशानी है कुछ? मैम मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया, इवन आज भी हमारे स्कूल कई सारे इतने रिमोट एरियाज़ में हैं कि हम लोग वहीं पे नाइट स्टे भी करते हैं कई बार। जब हम लोगों ने बहुत स्टार्ट किया था तो ऑन ग्राउंड मार्केटिंग में हम लोग खुद जाते थे लोगों को समझने के लिए वहाँ तक, क्योंकि ट्रस्ट स्कूल हमने ले रखा तो ट्रस्ट भी हमारा है। इवन आज ऐसे कई सारे गार्जियंस हैं जो हमको डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। फंड का एक बहुत रहता है, अलग अलग टाइम पे क्रंचेस आते रहते हैं, कभी फंड्स नहीं होंगे तो बहुत बार हम लोगों ने अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से लोन या उधार लिए हैं उस वक्त चलाने के लिए। लेकिन जिसकी बात बोली जाए कि ये इन सब ने कोई इम्पैक्ट किया तो बहुत ज़्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि हमें मज़ा बहुत आता है ये सब करने में। तो भले ही कोई स्कूल इस्टेब्लिश करना हो, इवन आज भी हम लोग जैसे हमें कभी का टाइम मिलता है और स्कूल की मार्केटिंग चल रही है, स्कूल में कुछ करना है, तो हम लोग आज भी जा कर के काम करते हैं। हम मतलब आई डोंट नो, बाकी लोगों का एक है पूरा माइंडसेट की सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए होती है और ये सब, बट हमको नहीं, हमसे एक दिन छुट्टी नहीं झेली जाती। तो है मतलब हमको मज़ा आता है ये चीज़ करने में। आई थिंक स्टार्टअप्स ऐसे ही लोगों को करना चाहिए जिनको थोड़ा थ्रिल पसंद हो और मतलब जो ख़राब सिचुएशन में भी थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रख करके कर सकें। मतलब ऐसा कम से कम 50 बार तो हुआ होगा कि हमने सोचा होगा कि इसको बंद कर देते हैं, तो लेकिन फिर वही है, फिर हम उसको अगले दिन पे टाल देते हैं कि चलो कल देखेंगे, कल कुछ हो जाता है तो फिर चल जाता है। ठीक है, एक अच्छे स्टार्टअप की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप ये सोचते हैं कि हम कल देख लेंगे, कल ठीक हो जाएगा। खैर, अब इसके अलावा आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कैसा है एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पर, कि गवर्नमेंट की तरफ से आप बात करें या फिर पेरेंट्स की तरफ से बात करें कि गार्जियंस का क्या रोल रहता है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, और उसी तरह से गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट उसको करना चाहिए जितना वो कर रही है, मतलब किस तरीके से मॉडल में चेंजेस आने चाहिए, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, और करंट सिनेरियो में एजुकेशन सिस्टम कैसा है आपके अकॉर्डिंग? अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ख़राब हालत में है, चाहे आप प्राइमरी लेवल की बात करें, चाहे सेकेंडरी की, चाहे हायर एजुकेशन की हम बात कर लें। लेकिन जो अभी मैं रीसेंट कुछ ईयर्स में देख रहा हूँ, पिछले 7-8 साल में जिस तरफ हमारी पॉलिसीज़ आई हैं, हालांकि अभी इम्प्लीमेंटेशन पे तो काम चल ही रहा है, बट जिस तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं ये रिक्वायरमेंट है अभी की। और अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे तो इससे पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, कोई भी एजुकेशन सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, हमारी कंट्री की नीड के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो हमारी कंट्री को इससे पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहिए थे कि जो ऐसे लोग जो एक उनके पास लेटर आए और उसको वो सशब्द उसको पालन कर सकें। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी टाइप का था, आप रट लो, आप नंबर ले आओ, नंबर के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, ठीक है, और बाकी इंटेलिजेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। प्रेशर बेस्ड है, पेरेंट्स को भी आउटपुट चाहिए, ठीक है, और अगर आप एक्सपेंस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है ना, सबको एसी स्कूल्स, एसी बसेस, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दैट वाज लाइक कम्प्लीटली अ जम्बल थिंग। अब अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब हमको बहुत ज़्यादा एक्टिव सिटीजन्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, ऐसे लोग जो खुद से कुछ कर सकें, सोसाइटी को कुछ बेहतर दे सकें। उसके लिए वी नीड न्यू अप्रोच। तो जो आपका NEP है, अप्रोच वाइज इट इज़ फैंटेस्टिक, डॉक्यूमेंटेशन वाइज इट इज़ फैंटेस्टिक, NCF जो नए फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं दैट इज़ फैंटेस्टिक, बट इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था पॉपुलेशन का, कि सब तक बढ़िया रिसोर्सेज पहुंचा पाना मुश्किल काम है। लेकिन बात वही है कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वी नीड ऐसे थाउजेंड्स ऑफ को ग्रेड,
और हम कभी भी अपना ना हम आइडिया किसी से छुपाते हैं, ना हम क्या कर रहे हैं हम कभी नहीं छुपाते। हम सबको ज़्यादातर रिसोर्सेज फॉर फ्री प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि कॉपी हो जाए। हम करके देख लीजिए। हम तो चाहते हैं कि लोग कॉपी करें, क्योंकि लाइक वी नीड, लाइक हम कितना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम कर लेंगे तो हम 10,000 20,000 स्कूल्स को बना पाएंगे इन नेक्स्ट 10 years। बट 10,000 20,000 से कुछ नहीं हो पाएगा। इंडिया में 15 लाख स्कूल्स हैं अभी, और 26 करोड़ बच्चे लगभग तब तक पहुँचते पहुँचते 35 से 40 करोड़ बच्चे उसमें पढ़ रहे होंगे। वी नीड क्वालिटी एजुकेशन एवरीवेयर, इट्स अ राइट। तो लाइक चैलेंजेस हैं कई सारे, बट मज़ा उसी में है कि आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में जैसे अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो आप NEP बोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, तो उसमें चेंजेस आए जो बेहतर हैं, लेकिन क्या उससे अप्रोच बदली है लोगों की? कि एक पुरानी अप्रोच थी कि आप 11th 12th करो, आपको जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं आप वो भी पढ़ो, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन करो। कभी बच्चे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कभी करना पड़ता है क्योंकि उनको पसंद नहीं था वो, और उनको वो ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू तो आप उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप परस्यू कर सकते हो जो आप करना चाहते हो एक अर्ली एज में, राइट। तो अगर अभी मैं आपको बात करूँ, क्या एजुकेशन पॉलिसी के बदलने से या फिर अभी इम्प्लीमेंट हो जाने से क्या वो जो चेंज जो एक सोसाइटी में होना चाहिए वो हो सकता है, या अभी हो रहा है? कितना % आपको लगता है अभी तो 5% हुआ होगा। मतलब पॉलिसीज फॉर लाइक 30 years, मिनिमम 15 to 20 years के लिए बनती हैं। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है आप रातों रात नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आपके पास जो टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो टीचर्स पुराने एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं, है ना। उनको एकदम से नए पैटर्न पे ले आना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए फ्रेमवर्क्स बनते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर जब नए टीचर्स जो नई तरह से पढ़ के वहाँ पहुँचेंगे वो धीरे धीरे इसमें चेंज लाएंगे। तो इट विल टेक समथिंग अराउंड 10 years जब 50 to 60% इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। बच्चों के पर्सपेक्टिव से ऑप्शंस ज़्यादा खुल गए हैं। इंटरनेट का इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो जैसे हम ही से ज़्यादातर बच्चे जुड़ते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही जुड़ते हैं, ऑफलाइन में भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो आई थिंक वी आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन। अब बात इंडिया में वही आ जाती है कि पॉलिसीज़ आर गुड, उसका इम्प्लीमेंटेशन केवल खाना पूर्ति लेवल तक होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। उल्टा उससे जहाँ पे हम थे उससे भी ख़राब पोजीशन में आ जाएंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ फोटोज़ कि हाँ रे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बट उसका कोई इम्पैक्ट था या नहीं था वो ज़्यादा मैटर मतलब करता है। जब हम एजुकेशन पॉलिसी की आज के टाइम पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको भी, और बहुत सारे प्रिंसिपल जैसे NCERT पे कोई हायर पोस्ट पे हैं और काफ़ी पुराने प्रिंसिपल HODs को भी एक बार ये कहते हुए सुना है कि आप जब एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं आज आप वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से था। कहीं ना कहीं गुरुकुल जो एक सिस्टम था वो कहीं ना कहीं बेटर एजुकेशन देता था आपके पूरे फुल ग्रोथ के लिए। एक बच्चा आप एक ही जगह में आप सब चीज़ सीख रहे हैं। तो इस पे गुरुकुल सिस्टम पर आपकी कोई है थॉट्स हैं कुछ की आने चाहिए या कुछ? ये अलग अलग टाइम पे लाइक फ्रॉम मेलुआ या वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से भी श्रुति बेस्ड सिस्टम था हमारा कि हम सुन के ज़्यादातर चीज़ें याद करने की कोशिश करते थे। अलग अलग स्किल भी सिखाई जाती थी गुरुकुल में। आपको एक लिविंग ज़िंदगी पूरी कैसे जीनी है वो भी सिखाया जाता था। अप्रोच एजुकेशन का कभी नहीं बदलता, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, या जो एम है वो कभी चेंज नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान पे दिक्कतें आती हैं। तो मैं बोलूँगा कि अभी जो हमको रिक्वायर है दैट इज़ गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड। उसका जो अमलगमेटेड मॉडल होगा कि बच्चे स्वायत्तता से सीख भी रहे हैं प्लस साथ में टेक्नोलॉजी शुड बी इन असिस्टेंस उनके पैरेलल में होनी चाहिए। अदरवाइज टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रूल ओवर देम। वो उनको बचपन से एकदम हैंडी उनके लिए होनी चाहिए कि हाँ ये कोई AI कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या
3D प्रिंटिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं, दे शुड गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो आपका कोई मैसेज जो आप इंडिया के यूथ के लिए देना चाहें ताकि वो इंडिया के लिए एक बेटर फ्यूचर बना सकें? लाइक बीइंग फ्रॉम नवोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया के यूथ पे एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट पब्लिक मनी का, हमारे टैक्स का बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, और हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको थोड़ा सीरियसली लें। एंटरटेनमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आज की जनरेशन जिसमें बैठे हुए, एंटरटेनमेंट हमारे चारों तरफ है, बट यूथ को शुड बी लाइक इट शुड बी वेरी अवेयर। उनको अवेयरनेस की थोड़ी ज़रूरत है, और इंटरनेट के आने के बाद वो ये नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। वो इंटरनेट को कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, एआई को कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, अपना एक बेहतर कैरियर कैसे बना सकते हैं, दे शुड बी अवेयर अबाउट इट, और उसके लिए उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव सारे, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ या जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो उनको यही बात समझाता हूँ कि आप अपना एक विजन थोड़ा क्लियर अप कर लीजिए, और आप उस डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहिए, चीज़ें हो जाएंगी। तो लाइक जो ऐसे यूथ हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल है कि अगर आप इस जोन में आना चाहते हो, यू शुड बिकम वेरी स्ट्रांग, लाइक फ्रॉम लाइक आपकी मेंटल ग्रिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप डेफिनेटली देश की भलाई आप अपने आप करोगे अगर आप अपनी भलाई कर लेते हो तो। थैंक यू सो मच हिमांशु। कोग्रेड के इस इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं पूरे देश को इसकी ज़रूरत भी थी, और जैसा हिमांशु ने अभी बताया, तो उसके हिसाब से एक चीज़ समझ आती है कि देश को कितनी ज़रूरत है इस टाइम पर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में, एक ऐसे टीचिंग सिस्टम जो कि आप बोल के कि टीचर्स को कहीं ना कहीं समझाए भी, और टीचर्स की वो मदद कर सके जो शायद हम आप नहीं कर सकते, या फिर जो हमारे आजकल डेली जो बिजी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से टीचर अपना 100% भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ भी शायद कई हिस्सों में बटी हुई है। तो कोग्रेड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उस टीचर की हेल्प के लिए जो शायद बच्चे उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे, तो उस टीचर के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो किसी को देखे कि हाँ ये मेरी मदद कर सकता है उन बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए।